आज हम इस वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। किसी एकल जाति स्पीसीज वो उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये स्वपारिस्थितिकी कहलाता है, ऑटिकोलॉजी कहलाता है। ऑटिकोलॉजी कहलाता है। ये पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी पर विद्यमान भौतिक, जैविक, रासायनिक दशाओं का योग है जो सभी जीवन के स्वरूपों को प्रभावित करता है। पर्यावरण के 3 घटक है। कौन कौन है ये जैविक घट संगठक है, अजैविक है, भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नी नेस ने किया था। किसने किया था? अर्नी नेस ने किया था। घास, स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है? ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ये घास, वन और ये एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। वो क्या है? पारिस्थितिक कर्मता है। ये 10% नियम जिसे वैज्ञानिक रेमंड लिंडेमैन ने दिया था किससे संबंधित है? ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी तक पहुंचने के लिए। ये 10% नियम क्या है कि देखो, प्राइमरी कंज्यूमर है, नहीं सॉरी, ये जैसे कि प्लांट्स है, ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। उससे प्लांट को कौन खाते हैं? जैसे कि एक रेबिट खा रहा है, ठीक है, रेबिट प्लांट को खा रहा है, तो उसमें जो ये पहुंचेगा, एनर्जी पहुंचेगा, वो प्लांट का 10% पहुंचेगा। और रेबिट को कोई शेर खाता है तो शेर के पास रेबिट का कितना एनर्जी पहुंचेगा? 10%। ये इस तरह का ये रेमंड लिंडेमैन का ये रोल है। और 3-4 ये स्टेज में क्या होता है, ये 10% वाला खत्म ही हो जाता है, उसका इतना एनर्जी बचता ही नहीं है कि मतलब जो फूड चेन बनता है ना उसमें कि हाँ नेक्स्ट 4-5 ये फूड चेन का मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि खत्म ही हो जाता है, 10% करके खत्म हो जाता है। धारणीय या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? यह बर्टलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में प्रस्तुत किया था। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं? कवक और जीवाणु कहलाते हैं, सेप्रोटोप्स। फिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? जीव भार का ये सीधा होता है, सीधा अपराइट होता है। जीव भार का पिरामिड यानी कि बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा विपरीत में बनता है? ये जलीय पारितंत्र में बनता है, ये उल्टा बनता है। देखो, जीव भार जो हमारा जीव भार का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास वो है सीधा अपराइट। ये कब बनता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है। कैसे है ये? देखो, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर रहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर रहते हैं में प्रोड्यूसर में क्या है? घास है, तो घास का जो बायोमास है ऑब्वियस सी बात है, हिरन या फिर कोई रेबिट होंगे उनसे तो ज्यादा ही होगा ना, तो घास का बायोमास सबसे ज्यादा है और हिरन और जो रेबिट है घास को खाते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी ये कंज्यूमर हुए। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे? जैसे कि हिरन को या फिर ये को कौन खाएंगे? फॉक्स खाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉक्स को कौन खाएंगे? लायन खाएंगे। तो उधर से जो बायोमास लास्ट में टॉप कार्निवोर बचता है, मतलब हिंदी में पता नहीं यार, यहाँ पे दिया होगा एंड में, तो टॉप कार्निवर जो है वो हमारा लायन है, ठीक है। तो उसमें उसका जो बायोमास है घास से तो बहुत कम है ना, मतलब घटते जा रहा है, ये इस टाइप का है। उसके बाद हमारा है ये जलीय पारितंत्र में। जलीय पारितंत्र में क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है पिरामिड। और इसको समझने के लिए कैसे ये करेंगे? जो प्रोड्यूसर होंगे, छोटे छोटे जो जीव होंगे, जल के जो छोटे छोटे जीव रहेंगे उनका जो बायोमास रहेगा वो व्हेल या फिर बड़े बड़े जो खाने वाले ये शार्क, इनसे तो कम ही रहेगा ना उनका बायोमास। तो क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो छोटे छोटे ये मछली रहेंगे उनको कौन खाएंगे? बड़ी मछलियां खाएंगी। तो उनके कंपेयर में क्या है कि दोनों का ये मांस अलग अलग होगा, यानी कि जो छोटे मछली होंगे उनका जो मांस होगा कम होगा एक कंपेयर टू जो बड़े बड़े बिग व्हेल है, इसलिए इन्वर्टेड है। आगे हमारा है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या बोलते हैं? ये बायो जियो केमिकल साइकिल है, जैव भू रासायनिक चक्र है।
समुद्री वातावरण में कौन सा जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक है? ये फाइटोप्लैंक्टन है। कौन है? फाइटोप्लैंक्टन है। और यही फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है कम रहता है, और जो व्हेल या फिर शार्क ये सब का बायोमास ज़्यादा रहता है। इसीलिए क्या होता है, ये यहाँ पे इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड बनता है, क्योंकि संख्या में तो ये ज़्यादा रहता है लेकिन इनका बायोमास कैलकुलेट करने से ये कम रहता है। फिर परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह वो खनिज चक्र है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? ये परितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर है। महासागर सबसे स्थायी है। भारत के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में कुल 13 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। क्या है? भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल कितने जैवमंडल है? 13 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। फिर वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये पश्चिमी चंपारण बिहार का। एक ही तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी एक ही वहाँ पे एक नेशनल पार्क है। फिर अब आगे हमारा पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? ये सौरिक विकिरण, यानी कि देखो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सोलर रेडिएशन से। कैसे है? देखो हमारे पास एनर्जी कैसे आता है? हम प्लांट को खाते हैं, पौधे को खाते हैं तो हमें एनर्जी आता है, ठीक है। तो पौधे अपना खाना बनाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? ये सोलर लाइट का हेल्प लेते हैं, है ना। तो उससे खाना बनाते हैं और उसी से सारा चीज़ चल रहा है। तो ये क्या है? एक सोलर रेडिएशन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सोलर रेडिएशन है। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ये कार्ल रिटर है। कौन है? कार्ल रिटर है। पारिस्थितिकीय पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया है? चार्ल्स एल्टन यूके से इन्होंने दिया है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, सर्वहारी है। कौन है? सर्वहारी है। फिर पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन से। नाइट्रेट आयन से। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित की। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। वन्यजीव कार्य योजना। विश्व का प्रथम रामसर स्थल को घोषित किया गया है। ये विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ये कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया 1974 में। आगे है हमारा, देखो विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ये कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया 1974 में। और जो रामसर कन्वेंशन हुआ है 1971 में हुआ। रामसर क्या है? एक सिटी है ईरान का। वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था कि वेटलैंड जितने भी रहेंगे उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, वेटलैंड के लिए है ये। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। अब बायोम एवं जैवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बायोम एंड बायोस्फीयर। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? ये बायोम कहलाते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे क्या कहलाएंगे? बायोम कहलाएंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा? ये जलीय बायोम है। जलीय बायोम है, ठीक है। एक्वाटिक बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा? ये टुंड्रा बायोम है। सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला टुंड्रा है। ठंडे में टुंड्रा। जैवमंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत संगठन को सम्मिलित किया जाता है। जैविक व अजैविक घटक से मिलकर ही जैवमंडल बायोस्फीयर बनता है।
क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होगी, खाने के लिए हमें पेड़ पौधे, तो एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है? खाद्य जाल, फूड वेब करता है सारे में। फूड चेन क्या होता है? जैसे कि घास को कौन खाते हैं? कैटरपिलर या फिर छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो लोग खाते हैं, उनको बड़े छिपकली वगैरह खाते हैं। फिर इस तरह का वो एक फूड चेन है, ठीक है। लेकिन फूड वेब में क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है, ये फूड चेन एक समानांतर चलने वाला है, ठीक है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को कैटरपिलर खाएगा और कैटरपिलर को कौन खाएगा? छिपकली खा सकता है, छिपकली को सांप खाएगा। ये एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। और जो फूड वेब है, फूड वेब उसमें क्या होता है? फूड वेब में उसमें है ग्रास है, ठीक है। ग्रास को ग्रासहोपर खा रहा है और ग्रासहोपर को ये छिपकली खा रहा है, और छिपकली को हो सके कोई बाज या बड़ी पक्षियां ये सब खा रहे हों, या फिर ये क्या ग्रास को चूहा खा रहा है और चूहा को कौन खा रहा है? बड़ी पक्षियां, चाहे सांप खा रहा है। मतलब ये मल्टीपल ये पाथ है भोजन करने के लिए, मल्टीपल पाथ है, तो वो हमारा फूड वेब होता है। फूड वेब की वजह से क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी जीव जंतु है उनको मतलब सस्टेन करने के लिए ज़्यादा ये अपना संभावना ज़्यादा देता है। एक डिफरेंट अलग अलग पाथ है ना भोजन करने के लिए, ठीक है। वो नहीं खा पा रहा है, जैसे कि सांप ही है। सांप क्या कर सकता है? सांप ग्रासहोपर को भी खा सकता है और चूहा को भी खा सकता है, ठीक है। तो उसके पास मल्टीपल चीज़ हैं मतलब खाने के लिए, तो उसको अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारे पाथ हैं, तो जीवन उससे अच्छे से वो जी पाएगा। फिर है सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? ये परपोषी गुण पाया जाता है, दूसरों पे पोषित होने वाले। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों में अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन स्पेसीज कहलाती है। क्या होता है कीस्टोन स्पेसीज? जैसे कि वो प्रजाति जो किसी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार की अल्पता कम होने पर भी क्या है? सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, वो है कीस्टोन स्पेसीज कहलाती है। जैसे कि हमारा उदाहरण है हाथी। हाथी क्या करता है? घास के मैदानों में छोटे पौधों को खाकर जंगलों को बदलने से ये रोकता है। फिर मधुमक्खी, ये क्या करते हैं? पौधों में परागकण करके जीवन का चक्र चलाती है। ये सब कीस्टोन के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा है इबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। हमने ज्योग्राफी में भी देखा, ये इबोनी और महोगनी ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वर्ष भर ज़्यादा बारिश होती है। साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ये मानसूनी वन बायोम के, क्योंकि मानसूनी वन हम साल से सागौन और शीशम ही तो इंडिया में ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं ना। आगे हमारा है किस बायोम को भूमि अम्लीय अल्प खनिज वाले शंकुधारी होते हैं? ये अल्प खनिज वाले होते हैं ये शंकुधारी वन। क्या है? किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? शंकुधारी वन है ये। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। पहले क्या होता है? बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? ये विषुवतीय वन बायोम में सर्वाधिक होती है प्राथमिक उत्पादकता। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? ये मानसूनी बायोम को बोला जाता है, मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। यूकेलिप्टस को वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। अब तो इंडिया में भी बहुत पाया जाता है। इसका क्या है ना, यूकेलिप्टस का ये बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड जाता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उससे क्या है कि उस जगह का अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा कम हो जाता है। सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीव को कौन सी संज्ञा दी गई है? बेंथस। कौन सी? बेंथस। बेथोलिथ भी हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी में कि सबसे नीचे वाले जो स्ट्रक्चर बनते हैं वोल्केनोज से उसको बेथोलिथ बोलते हैं और यहाँ बेंथस है। रेंडियर किस बायोम का एक जंतु है? ये टुंड्रा बायोम है। क्या है? टुंड्रा बायोम।
भारत में वन संरक्षण रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है? वर्ष 1987 से। और अभी कितने 2023 वाला रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है भारत में? ये मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, देखो ये क्वेश्चन जेपीएससी में इस बार पूछा था। ये देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा हुआ है। लानोसरा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम है ये। कौन सी प्रजाति का एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति है ये। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा? पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? आयानवर्ती सदाबहारी वर्षावन बायोम में पाई जाती है। हाथी घास, एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम। ये बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, साइज में बहुत बड़ा होता है। अरे यार बहुत पीछे चले गए। आगे है, किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी कार्यशीलता, तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। संरचना पे, सकल बायोमास पे एवं प्रजातियों के संगठन पर ये निर्भर करती है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र माना जाता है? ये शीतोष्ण घास बायोम को माना जाता है। कीस्टोन प्रजातियां, कीस्टोन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये क्या करते हैं? पारितंत्र की अन्य प्रजातियों की कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी, जैसे हाथी या फिर मधुमक्खी। ये सब क्या है? कीस्टोन प्रजाति हैं। पौधों की जाति उनकी संरचना व वृद्धि किस पर निर्भर करती है? ये पर्यावरण के भौतिक व जैविक कारकों पर अंतर संबंध है। पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? ये मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल, ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है? इकोलाइन कहलाता है। चार्ल्स एल्टन ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप, इकोलॉजिकल पिरामिड की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को दी जाती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। ये अब आगे हमारा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने? वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन को कहा जाता है। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? ये जैव विविधता दशक। और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं और जहां स्थानिक जातियां, एंडेमिक स्पीशीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या कितनी है? 36 है जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारतीय राष्ट्रीय जैविक उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? ये चेन्नई, तमिलनाडु वर्ष 2003 में स्टैब्लिश किया गया है। भारत में ले बेरी, हिमालयन बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? ये सीबकथॉर्न है। कौन है? सीबकथॉर्न है। भारत में अति सघन वन, हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है? ये बाघ अभयारण्य के रखरखाव से संबंधित है।
भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? ये 13 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर हुआ था। प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां का जैव विविधता को कम करने लग जाता है। ये प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा का ये है। भारत में सिंह पूछ वानर मेकक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाया जाता है? ये सिंह पूछ वानर मेकक के तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रोक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? ये डोडो पक्षी या उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। ये भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 2002 में पारित किया गया था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह कच्छ की खाड़ी में है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन किया गया है। पश्चिमी घाट है, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उडियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, क्या है? ये चमगादड़ की एक प्रजाति है। ये फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उडियन वल्गुल जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये एक चमगादड़ की प्रजाति है। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? ये IUCN रेड लिस्ट जारी करती है। कौन सी अवधि मेडिसिन गिद्धों की संख्या में कमी की उत्तरदायी है? डाइक्लोफेनेक सोडियम है। डाइक्लोफ्लेक्स सोडियम है। वोलिनी ये सब में तो अभी भी ये यूज होता है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बल्लभगढ़ हरियाणा में है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। कब किया था? 1988 में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगेस है? ये रेड पंडा। किसका है? रेड पंडा। भारत में रेड पंडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये हंगुल मृग के लिए फेमस है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। किस समूह के जीव अमोनिया की नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? ये नाइट्रोसोमानास है। कौन है? नाइट्रोसोमानास है। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? ये अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या है ये 3682 है। वर्ष 2018 में ये कितना हो जाएगी? 2967 हो जाएगी। भारत को कितने ये भौगोलिक क्षेत्र बायोस्फीरिक क्या बायोजियोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है? कितने बायोजियोग्राफिक एरिया हैं? 10 हैं। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ये चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा? मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? ये बाणगंगा तथा गंभीरी नदी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्थानीय संरक्षण पद्धति इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? ये बोटेनिकल गार्डन और वनस्पतिक उद्यान नहीं है सम्मिलित।
इन सिटू एंड एक्स सिटू का क्या डिफरेंस है? देखो, इन सिटू में क्या होता है, जैसे कि किसी का नेचुरल हैबिटेट है, कोई भी जीव का, जैसे हाथी, दलमा, झारखंड में दलमा उसका नेचुरल हैबिटेट है, तो वहीं पे उसको संरक्षण दिया जा रहा है। और एक्स सिटू में क्या होता है, जैसे कि दिल्ली का क्या है, ये जो दिल्ली का ये पार्क है, दिल्ली जू, उसमें क्या होता है कि भाई वहाँ से मतलब मैं देखा है कि अफ्रीका से भी हाथियों को लाया जा रहा है, मतलब विभिन्न जगह से लाया जा रहा है और उसको संरक्षण दिया जा रहा है, तो वो एक सेटू है, अपने जो हैबिटेट है उससे अलग जाके उसको संरक्षण किया जा रहा है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? यह बाह्य आस्थाना संरक्षण एक्सेटू के कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 हैं टोटल। भारत के राष्ट्रीय उद्यान जैव अभयारण्य वो टाइगर रिजर्व। देखो, जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? टोटल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने? 106 हैं। जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम है, सलीम अली सिटी फॉरेस्ट, किश्तवाड़ है और काजी नाग है। फिर लद्दाख में हेमिस हाई है। फिर हरियाणा में ये कालेसर सुल्तानपुर है, सब ये नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इंदर किला है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936। फिर गंगोत्री है। फिर एक गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजाजी फूलों की घाटी है। राजस्थान में केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मत्स्यस्थलीय मुकुंदरा हिल्स दरा है। गुजरात में गिर वन है, मरीन कच्छ की खाड़ी है, ब्लैक बक है और वंसदा है। महाराष्ट्र में संजय गांधी बोरीवली, फिर पेंच जवाहरलाल नेहरू, तदोबा, फिर गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, चंदोली, ये है। फिर है गोवा में कौन है? ये महावीर है, महावीर या मुल्लेम। कर्नाटक में ये नागरहोल है, कुद्रेमुख है, बनेरघट्टा है, अंशी है, बांदीपुर है। केरलम में अनाईमुदी है, इराविकुलम है, मथिकेट्टन है, शोला है, प्राम्बिकुलम है, शोला, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सब है। आगे हमारा है वन्यजीव अभयारण्य 573 है। कितने हैं? 573। जम्मू कश्मीर में है शीत मरुस्थल है, होकेटसर, सुरिनसर, मानसर है। फिर लद्दाख में चांगथांग है, 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला। हरियाणा में कालेसर और नाहर है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, पोंग डैम झील है, रेणुका है, खीर गंगा है, पीन घाटी है और सिम्बाल बारा है। और उत्तराखंड में केदारनाथ है। और टाइगर रिजर्व कितनी टोटल हमारे हैं? 58 है, 58 है। इसमें उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, राजाजी टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल है, वन विहार है। फिर टाइगर रिजर्व इसमें कौन है? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली है। गुजरात में गिर है, समुद्री कच्छ की खाड़ी है, नल सरोवर है, नारायण सरोवर है, पूर्णा है, जंगली गधा है। महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, फनसड है, बोर है, कालसूबाई, हरिश्चंद्रगढ़, फिर मेलघाट है, नागजीरा है, करनाला पक्षी है, पेनगंगा है, उमरेद पोनी, करहंदाला है। फिर इसमें टाइगर रिजर्व है, मेलघाट है, तडोबा, अंधेरी है, पेंच है, सहेद्री, नावगांव है, नगजीरा है, बोर है। गोवा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महावीर है, 40 वर्ग मील में। फिर कर्नाटक में दांडेली है, घाट प्रभा है, चिंचोली है, फिर तालकावेरी है। कर्नाटक में टाइगर रिजर्व बांदीपुर है, भद्र है, दांडेली है, अंशिकाली है, नागरहोल है, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। केरल में थडेकट पक्षी अभयारण्य है, इदुक्की नैयार है, प्राम्बिकुलम है, मालाबार है, पेरियार वायनाड है। और केरल में पेरियार प्राम्बिकुलम है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी।
आगे है। तेलंगाना में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, ये कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है, महावीर हरिना वनस्थली, मुग्रावनी। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अन्नामलाई, मुदुमलाई, बुंडी, मुखुर्ती, मन्नार की खाड़ी, सागरी उद्यान है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी रामेश्वरम है, पापीकोंडा है, श्री वेंकटेश्वर है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती कुट्रू है, कांगेर घाटी है, गुरु घासीदास है, संजय, इसको संजय भी बोला जाता है। उड़ीसा में भितरकनिका है, सिमलीपाल है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, गोरुमारा है, नेवरा वैली है, सिंगलीला है, सुंदरवन है, जल्दापारा है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड है, बाइसन है, राजबारी है। मिजोरम में मुरलेन है, फोंगपुई, ब्लू माउंटेन है। मणिपुर ये केबुल लामजाओ सिरोही है। नागालैंड इटांकी। अरुणाचल प्रदेश नामदफा माउलिंग। असम डिब्रू सखावा, काजीरंगा है, मानस है, ओरांग है, नमेरी है, रायमोना है, देहिंग पटकाई है। सिक्किम कंचनजंगा है। मेघालय बालफक्रम है, नोकरेक रिज है, गारो पहाड़ी है। झारखंड बेतवा है, एक ही है झारखंड और ये में बिहार में, झारखंड में बेतवा है और बिहार में वाल्मीकि, और उत्तर प्रदेश में भी एक ही है, दुधवा। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन है? बांधवगढ़ है, फोसिल मंडला, कान्हा है, माधव है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार, डायनासोर कूनो। अंडमान एवं निकोबार 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? कैंपबेल बे है, गलाथिया बे है, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरियट है, रानी झांसी मरीन है, सैडल पीक है। अब हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना का। नागार्जुन सागर है, प्राणहिता है, किन्नर सानी है, टाइगर रिजर्व है, कंवल है, अमराबाद है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल है, पॉइंट केलीमार है, पुलिकट झील है, सत्यमंगलम है, कलाकार है, वेथांतगल है, वेल्लानाडु है, मुदुमलाई है। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा है, कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। फिर छत्तीसगढ़ में अचानक मार सीता नदी है। उड़ीसा में भितरकनिका है, चिल्ला है, सॉरी चिल्का है, चिल्का झील है, ठीक है। भितरकनिका है, चिल्का है, गहिर माथा है, नंदन कानन है, सतकोसिया गोर्ज है और सिमलीपाल है। पश्चिम बंगाल में चपरामारी है, गोरुमारा चपरामारी यही है पश्चिम बंगाल में, चपरामारी है। फिर बल्लभपुर है। फिर त्रिपुरा में गुमटी है, सिपाही जाला है। मिजोरम में दम्पा थोरांटलांग है। नागालैंड में फाकिम 642 हेक्टेयर में है। अरुणाचल प्रदेश में पखोई है, सेसा है, ऑर्किड है। असम में दीपोर बिल है, फिर पूर्वी कार्बी एंगलोंग है, फिर लखोआ है। सिक्किम में किताम है, पांको लखाम है। फिर नोकखेलम है, मेघालय में नोकखेलम है, सीजू है, बागमारा है, पीचर प्लांट। झारखंड में ये डालमा है, दलमा, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग पार्शनाथ है, प्लामू है और पोप चाची नहीं, ये तोप चाची है, ये पोप चाची लिखा हुआ है। फिर बिहार भीम बांध है, गौतम बुद्ध है, कावत झील है, कैमूर है, वाल्मीकि है, विक्रमशिला है। उत्तर प्रदेश में बखीरा है, कैमूर है, महावीर स्वामी है। राष्ट्रीय चंबल है, ओखला है, पटना है। ओखला देखो, ओखला ये जगह का भी नाम है दिल्ली में, उससे कंफ्यूजन नहीं करने का है। ये पटना उत्तर प्रदेश में है, ओखला। फिर है बोरी मध्य प्रदेश में, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन, घड़ियाल है। अंडमान एवं निकोबार टटल द्वीप है, बेरन द्वीप है। सर्वाधिक 96 वन्यजीव अभयारण्य है यहाँ पे। देखो उसके बाद हमारा टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु में कलकड़ मुंडन थुरई है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लीपुथुर, मेघमलाई है, फिर सत्यमंगलम है।
आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा था 2000 ये दो मुझे लगता है ये 2022 के आसपास पूछा था ये। इंद्रावती उदंती सीता नदी, अचानकमार गुरु घासीदास तमोल पिंगला है। फिर है ओडिशा में सिमलीपाल है, सतकोसिया गोर्ज है। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा है। मिजोरम में आता है ये दम्फा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, पेके है, कामलांग है, कमलांग। असम में मानस है, नमेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है। झारखंड में पलामू है। फिर है बिहार में वाल्मीकि है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर है। मध्य प्रदेश में है पन्ना है, कान्हा है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, संजय दुबरी है, पेंच है, वीरंगना है, दुर्गावती है, रातापानी डॉक्टर विष्णु वाकनकर माधव। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया है। देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में याद रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में याद रखना है। ऐसे याद रखोगे जो देखो इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 याद कैसे रखना है, जिसे कि केशवानंद भारती केस हुआ था उससे रिलेट करना, क्योंकि वो केस क्या था, एक बाघ की तरह था, क्योंकि उसमें अधिक अभी तक क्या है कि सबसे ज्यादा वहाँ पे जज बैठे थे उस ये केशवानंद भारती केस को, उससे रिलेट कर सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था ना 1992 में, तो उससे रिलेट करोगे। फिर इंडिया राइनो विजन 2005 में, ये अपने हिसाब से इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में प्रारंभ किया गया था ये। यूनेस्को में सूची शामिल में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे अब हम। नीलगिरी कहाँ है ये? केरला में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक, 3 ये में है। ये सम्मिलित होने का वर्ष है 2000 में। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में 2001 में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल 2001 में। नंदा देवी उत्तराखंड 2004 में है। नोकरेक मेघालय 2009 में है। फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश कब है? ये 2009 में है। सिमलीपाल उड़ीसा 2009 में है। अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2012 में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, 2013 में है ये। अगस्तमलाई तमिलनाडु 2016 में सम्मिलित हुआ था। कंचनजंगा सिक्किम 2018 में सम्मिलित हुआ था। पन्ना मध्य प्रदेश 2020 में हुआ था। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश 2025 में है। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये नीलगिरी वर्ष 1986 में है। फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? ये आनुवंशिक विविधता का। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जीवों जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है? रोजर और पनवार ने किया है। अरीबादा क्या है? अरीबादा कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओस्ले नॉर्वे में है ये। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? यह मध्य प्रदेश में 11 है। जैव सुरक्षा कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया था? यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये जामनगर में है। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वो भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है ये। पहले इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। क्या था?
हेली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? ये कजिन द्वीप है। कौन है? कजिन द्वीप, सेशल्स। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित है? ये वेदांथंगल तमिलनाडु में है। नहीं, वेदांथंगल तमिलनाडु में है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल का आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? ये 3 राज्यों में, कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंगा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड वाला राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वतराहियों ने खोजा था? यह फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? डॉल्फिन को दी जाती है। प्रमुख पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। घाना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है। फिर रंगनथिट्टू पक्षी विहार ये मांड्या कर्नाटक में है। फिर है वेदांथंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु। नीलापट्टू पक्षी विहार ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार ये चराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। फिर कौंडिन्या पक्षी विहार ये चित्तूर मध्य प्रदेश में है। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास है, उड़ीसा में। फिर कुमाराकोम पक्षी विहार या वेम्बनाथ पक्षी विहार ये कोट्टायम केरल में है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। किसी गैस का वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता व गैस के वायुमंडलीय जीवनकाल से है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा सी है? ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है वाटर वेपर है ग्रीन हाउस प्रभाव। फिर देखो, सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है कौन करता है? ये जलवाष्प करता है। कौन है? जलवाष्प। पता नहीं, ये जलवाष्प मेरे से हो ही नहीं है। जलवाष्प, सॉरी, जल नहीं, जलवाष्प, वाटर वेपर, जलवाष्प। आगे हमारा है, देखो, और इसमें क्या है? ग्रीन, क्या हमने पढ़ा? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसमें क्या है? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन से? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। और इनका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है, ग्रीन हाउस पोटेंशियल क्या होता है कि ग्लोबल, मतलब प्रत्येक जो गैस है उसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग में कितना ज़्यादा, मतलब कितने सालों तक वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो ग्रीन हाउस ये पोटेंशियल है। उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पता है ये कितने सालों तक रह सकता है? ये लाइफ टाइम, ये 100 ईयर्स तक रह सकता है। 100 ईयर्स तक इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल इसका एक है, 100 ईयर। ठीक है, फिर मीथेन का ये 12 है। फिर इस तरह के बाकी सबके हैं। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या अधिक संभव हो सके तो 1.5 डिग्री से अधिक ना हो। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पेरिस समझौता कब हुआ है? जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में है। इसके अंतर्गत क्या बोल रहा है? 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर क्योटो प्रोटोकॉल जापान 11 दिसंबर 1997 में अंगीकार किस वर्ष प्रभावित हुआ? वर्ष 2005 में। ये भी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा हुआ है। आगे है, वो सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? आर्कटिक और ग्रीनलैंड का हिम चादर है, वो
तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। इसीलिए मेथेन गैस उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेटस है। क्या है? हाइड्रेटस। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। ये विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ये अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में किया गया है। जलवायु परिवर्तन क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? ये आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर बर्फ की चादर आइस शीट को छेदकर प्राप्त किया जाता है। यह एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रक्षालन संग्रहण में सहायक? ये समुच्चय बांध, काउंटर बंड, अनुपद, सस्यन एवं शून्य जुताई ये सब हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया? ये कानकुन सम्मेलन मैक्सिको वर्ष 2010 में किया गया है। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? ग्रीन क्लाइमेट फंड के क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना था। ये यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये जेनेवा, स्विट्जरलैंड वर्ष 1979 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में कब किस वर्ष किया गया था? 1979 में किया गया था। ठीक है। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? हिमानी का पिघलना है, सागरीय तल में उत्थान है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन है और वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि है। वैश्विक तापन के कारण अल्पाइन ग्लेशियर को पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? इटली तथा स्विट्जरलैंड को। ऊर्जा की बचत कर भूमि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी का अर्थ आवर मनाया जाता है। इस समय 1 घंटे 8:30 से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। 8:30 बजे से 9 PM तो आधे घंटे ना होगा। यह ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। क्या है? ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी का अर्थ आवर मनाया जाता है, मार्च के अंतिम शनिवार को। इसमें क्या है? 1 घंटा 8:30 से 9:30 होना चाहिए। क्या 1 घंटा बोल रहे तो बत्तियां बुझा दी जाती है। यह ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति का प्रदान की 8 अगस्त 2017 को प्रदान की। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी। अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने के लिए विश्व का पहला देश कौन है? ये भारत है। अच्छा काम किया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई थी। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यहाँ प्रतिवर्ष वायुमंडल से लगभग 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित किया जाता है। आगे है हमारा ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण है। ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाया जाता है? हमने पढ़ा ज्योग्राफी में। ये स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ये 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभास मंडल ओजोन होल की
आभा मंडल, सॉरी, ये क्या है, ओजोन आभा मंडल, ओजोन होल की खोज की, ये किसने की थी, G.W. केंट मूर ने की थी। फिर अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र, ओजोन होल की खोज किसने की थी, ये ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन शैंकलिन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, ये डॉप्सन इकाई है, क्या है, डॉप्सन यूनिट है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये CFC है, हेलोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हेलन 1211 1301 आदि है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक के बाद त्रिवेंद्रपुरम में सबसे कम है ओजोन परत की मोटाई। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है, कब, ये सितंबर से अक्टूबर के माह में। वायु में तैरता हुआ श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, ये 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार का प्रवेश करते हैं, यह मानव जनित प्रदूषण के कारण है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक। पावर प्लांट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अम्लीय वर्षा, ग्राउंड लेवल ओजोन है। फिर है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मोग किस प्रकार के प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं, ये सुपोषण में वृद्धि करते हैं, यूटेरिफिकेशन हो जाता है। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है, लेड करती है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे विषाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक हैं ये। अम्ल वर्षा, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, पूछा गया क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये JPSC में ही पूछा गया, एवं सल्फर डाइऑक्साइड है। अम्ल वर्षा से मृदा क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा का pH मान कम हो जाता है अम्ल वर्षा से। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है, इसलिए एस्बेस्टस का घर में नहीं रहना चाहिए, एस्बेस्टोसिस है। जैव उपचारण, बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन है। रेफ्रिजरेटर में प्राकृतिक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्र में अमोनिया NH3 भी प्राकृतिक के रूप में प्रयोग की जाती है। जैव उपचार आदि प्रदूषण प्रभावित करने में किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, स्व-स्थानीय जैव उपचार, इन सिटू बायोरेमेडिएशन कहा जाता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाता है तो इस प्रक्रिया का क्या कहते हैं, ये बाह्य स्थान एक्स सिटू बायोरेमेडिएशन कहते हैं। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है, यह फाइटो निष्कर्षण कहलाता है, फाइटो एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। ओजोन परत, ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फ्रेबी एवं हेनरी बुसान ने की थी। अब है चेरनोबिल, यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी, 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। कार्बन, देखो प्रदूषक है, दुष्प्रभाव है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है श्वास संबंधित रोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या है, धूलकण से यकृत और विक्र की क्षति, शीशा से कैंसर होता है।
भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये दामोदर नदी है। आगे है हमारा, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सी रोग होती है? ये ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया होती है। और याद कैसे रखना है, देखो नाइट्रेट है, ब्लू नाइट्रेट क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट है। फिर सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक माना जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन माने जाते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से है, ग्रीन मफलर। फिर अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? ये पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। फिर आगे है इंसिनरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए, इंसिनरेटर। भारत में जल प्रदूषण निवारक तथा निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1974 में। कौन सी ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? ये हाइड्रोजन गैस है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्षति पहुंचाती है। पार्थेनियम गाजर घास के परागकणों में कौन सा रोग होता है? ये चर्म रोग एवं दमा होता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण में सबसे अच्छा संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषित स्थान पर लाइकेन अनुपस्थित होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? उष्मीय थर्मल पॉल्यूशन होता है। इटाई किस धातु के कारण होता है? ये कैडमियम से इटाई होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये बेंजीन, टाल्यून एवं जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? रक्त कैंसर की। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होती है? सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होती है। ये भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड है। ये कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों की सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? ये न्यूमोकोर्नियोसिस होता है। क्या होता है? न्यूमोकोर्नियोसिस होता है। न्यूमोकोर्नियोसिस होता है। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? फास्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम होता है? कपड़ा उद्योग, ये बिसिनोसिस रोग हो सकती है। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? ये क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता होने के कारण होता है। ये किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में माना जाता है? जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? ये रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। आगे हमारा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार की विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? यह पराबैंगनी विकिरण से। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग, एस्बेस्टस धूल फेफड़े प्रभावित होते हैं, शीशा से मस्तिष्क, पारा से उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं होती है। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है, जो फेफड़े व कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है जिससे। अब पर्यावरणीय संस्थाएं व संगठन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।